अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम ज़िशान बशीर है। इस प्रोग्राम के मुस्तकिल मेज़बान यासिर रशीद की अदम मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ नाज़रीन को सौंपे गए हैं। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और भारत के दरमियान 15 फरवरी को शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप मैच अब सिर्फ एक टाकरा नहीं रहा, बल्कि ये ICC की साख का भी इम्तिहान बन चुका है। इसी पस मंज़र में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के आला सतही वफूद की पाकिस्तान आमद और लाहौर में होने वाली मुलाकातों ने इस तनाज़े को मज़ीद तवज्जो का मरकज़ बना दिया है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में ICC के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा, एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन मुबशिर उस्मानी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात की। इस मुलाकात में बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ मैच के बाइकॉट के ऐलान पर तबादला ख्याल किया गया। PCB ने इससे कबल सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी वफ्द के इस्तकबाल की तस्वीर भी जारी की थी, जिससे ये तासुर मिला कि पाकिस्तान इस मामले को महज खेल तक महदूद नहीं रखना चाहता, बल्कि इसे एक उसूली मौक़िफ़ के तौर पर आगे बढ़ा रहा है। दूसरी जानिब BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा है कि भारत ICC के किसी भी फैसले को कबूल करेगा। वाज़ेह है कि यह तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ था जब बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी, जिसे ICC ने मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने 1 फरवरी को यह ऐलान किया कि पाकिस्तानी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ये वाज़ेह किया कि यह फैसला बांग्लादेश की हिमायत में किया गया है। पाकिस्तान अगर अपने ऐलान पर कायम रहता है तो इसके फौरी नताइज सामने आ सकते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान को मैच के पॉइंट से महरूम होना पड़ेगा, और दूसरी जानिब ये सूरत हाल कि ICC के मौजूदा नशियाती हुकूक के मुआहदों के लिए भी ये ख़तरा बन सकती है। इस मामले पर साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन ने ICC पर दोहरे मयार का इल्ज़ाम लगाते हुए सवाल उठाया कि बांग्लादेश अपने खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का फैसला कर चुका था और पाकिस्तान ने उसकी हिमायत के लिए दुरुस्त कदम उठाया। नासिर हुसैन ने यह भी कहा कि हालिया दिनों में IPL से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान का अचानक इखराज इस बात का सबूत है कि क्रिकेट में सियासत का अमल दखल अब महज तासुर नहीं बल्कि एक हकीकत बनता जा रहा है। अब सवाल ये है कि अगर PCB बिलाखिर मैच खेलने पर रजामंद हो जाता है तो क्या ये पाकिस्तान की जीत होगी या फिर ICC की? इस पूरे मंजरनामे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक अहमद साहब, साबिक क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस तमाम तर इशू को लेकर जो ICC की साख पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत से सवालात अब उठ रहे हैं कि वो अब जो है बायसनेस उसमें नज़र आ रही है, ये किस हद तक क्रिकेट को मुतासिर करेगा, खेल को मुतासिर करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पाकिस्तान को इसका क्रेडिट और बांग्लादेश को जाना चाहिए, क्योंकि दे वर नॉट थिंकिंग कि कोई इतना बड़ा स्टेप ले लेगा। और इसलिए मैं बार बार 2-3 निजी प्रोग्राम्स में बोल चुका हूं। मैंने 3-4 दिन पहले कह दिया था कि जो स्टेप लिया गया है इसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं, मगर इसके सेम टाइम इसका हल क्या है कि ICC ने जो मैच इंडिया और पाकिस्तान का होता है 60 to 70% आपका रेवेन्यू वहां से जनरेट करते हो आप, तो वो ब्रॉडकास्टर जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इंडिया और पाकिस्तान मैच ना खेले। इसीलिए पाकिस्तान ने बहुत अच्छी जबरदस्त टाइम पे छक्का लगाया है। और जो आज कल मीटिंग हुई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, और जो इमरान साहब आए हैं ICC के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने जो बात की है, आई थिंक दैट कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं क्रिकेट की बात करूं तो ये जो क्रिकेट की कम्युनिकेशन हुई है कि कुछ पाकिस्तान ने शर्तें रखी हैं, एंड पाकिस्तान न्यू दिस कि अगर वो हमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे सो व्हाट। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उनसे पूछा गया तो कि अगर आप हार्ड डिसीजन करेंगे तो कैन भी उल्टा पड़ सकता है, तो उन्होंने कहा यार जब बड़े फैसले करते हैं तो उसके ऊपर फिर बंदे को घबराना नहीं चाहिए। तो आई थिंक उसका रिजल्ट आज ये आया है कि अल्लाह के फजल व करम से ये कम्युनिकेशन से एक दो चीजें बड़ी क्लियर हुई हैं। एक तो पाकिस्तान को अपनी वर्थ का पता चल गया, और बांग्लादेश ने अपनी वर्थ दिखाई है। और तीसरी बात कि इस आवाज उठाने के ऊपर पूरी दुनिया के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जिनकी आवाज की वैल्यू है, जिनकी 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 आर्टिकल में जिनके कहने के ऊपर लोग मानते हैं, जैसे नासिर हुसैन है, माइकल आर्थिटन है, मार्क बुचर है, और बाकी भी क्रिकेटर्स आप बोलने लग गए हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी था कि इंटरनेशनली ये आवाज उठाना कि देखें आप किस तरह एकदम डिसीजन कर लेते हैं। तो ICC ने भी अच्छा फैसला किया है कि कम्युनिकेशन से चीजें हल की जाएं, और वो जो शर्तें जो मानने वाली हैं वो माने, और क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पे खेलें, ताकि सारे को पता चल जाए क्रिकेट जब तक है, क्रिकेट खेलते रहेंगे लोग, तो जितने भी फैंस हैं पाकिस्तान के हो, इंडिया के हो, बांग्लादेश के हो, आई थिंक दे विल एंजॉय द क्रिकेट। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आई थिंक PCB को इसका बांग्लादेश को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने ICC को और BCCI को ये रियलाइजेशन करवाया है कि लुक यू आर स्ट्रांग, आप पावरफुल हो, बट यू कैन नॉट मेक हार्ड डिसीजंस ऑन पीपल। ठीक,
अच्छा मुश्ताक साहब, माजी में हमने देखा कि जब भी दो मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब होते थे सियासी लिहाज से, तो क्रिकेट डिप्लोमेसी की एक टर्म यूज़ होती थी और बाकायदा इसको इस्तेमाल किया जाता था हालात को बेहतर, ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए। लेकिन अब जब क्रिकेट में ही सियासत आ गई है और उसके बाद इस तरह के फैसले जब हो रहे हैं, आपको लगता है इसके लॉन्ग टर्म असरात होंगे या फ़िलहाल हम इसको आर्जी एक तनाज़ा समझें? नहीं, देखिए अब एक्सपोज हो गए ना पूरी पॉलिटिक्स जब से आई है। जैसे इंडिया ने रिफ्यूज किया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, पाकिस्तान नहीं आए और वो दुबई में उनको 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 सारे मैचेस खेलने पड़े। और काफी दफा इंडिया ने रिफ्यूज किया ना कि वी डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। बट हैविंग सेड दैट कि 99 में मैंने खुद टूर किया था पाकिस्तान टीम के साथ, कि हमें वहां से थ्रेट्स भी थे और पाकिस्तान गवर्नमेंट को उसका क्रेडिट जाना चाहिए कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस वक्त हमें भेजा कि जाओ आप क्रिकेट खेलो। दुनिया के जो दोनों मुल्कों के जो लोग हैं आपको पसंद करते हैं, लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं। 99 में इफ यू रिमेंबर, जो पिच दिल्ली की पिच थी उनको खोद दिया गया था कि यहाँ पे मैच ही ना हो, और फिर हमारे मैच कैंसिल करके दूसरे वेन्यूज में रखे गए। उसी में हमने जब गए तो सारे इंडिया के लोग भी बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर से, और पाकिस्तान के लोग भी इंडियन क्रिकेटर से बहुत प्यार करते हैं। तो पॉलिटिक्स ये आई है इंडिया की तरफ से जब से उन्होंने कहा कि जी हमने जाके नहीं खेलना, जबकि हमारा मुल्क ये कह रहा है कि वी विल प्रोवाइड यू बेस्ट सिक्योरिटी। अब ये बांग्लादेश का जो सीन हुआ है वो इसीलिए तो हुआ है कि आपने एकदम डिसीजन कर लिया आईसीसी ने बगैर सोचे समझे कि आप वो कह रहे हैं जी हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और आपने कहा कि नहीं आप नहीं खेलना तो स्कॉटलैंड को ले लेते हैं। सो एकदम डिसीजन करने के ऊपर जो पाकिस्तान ने स्टैंड किया बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ठीक है जी। अब हुआ क्या कि लोगों को पता चल गया कि देखो यार ये तो नाइंसाफी है, इसलिए तो नासिर हुसैन ने अपनी ट्वीट में कहा है। सो पाकिस्तान जो आपका क्वेश्चन है ना, उसका यही हल है कि जो आवाजें उठी है ना, अब ये मेरा ख्याल पॉलिटिक्स को दूर किया जाएगा, और आने वाले वक्तों में आईसीसी को 3-4 दिन पहले मैंने ये बात की थी कि कम्युनिकेशन करके एक ऐसा लाहे अमल तैयार किया जाए जिससे ये कहा जाए कि जिस मुल्क में भी जो मुल्क भी होस्ट होगा वहां पे जाके खेलना पड़ेगा, अनलेस अनटिल बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज ना हो जिससे आप नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आईसीसी ने इस वक्त बिठा के सबको कहा कि रेवेन्यू भी सबको मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, मगर क्रिकेट खेलने पे मिलेगा, क्रिकेट ना खेलने पे किसी को नहीं कुछ मिलना। सही। अच्छा, अभी तो बॉल हुकूमत के कोर्ट, डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है कि ये मैच होगा इंडिया के साथ या इसका बायकॉट रहेगा। लेकिन जो पीसीबी की जानिब से डिमांड सामने आई हैं, जो कि आईसीसी हुकाम के सामने रखी गई हैं, रेवेन्यू में इजाफा किया जाए, बायलैटरल सीरीज़ बहाल की जाएँ और क्रिकेट के जो अदब आदाब हैं उनको मलहूज़े खाते रखा जाए, ये आईसीसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना काबिल अमल है आपके ख्याल में? आई थिंक इट कैन बी डन। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आईसीसी ने अपने बंदों को भेज के ये कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश की है। दैट इज अ पॉजिटिव स्टेप। आईसीसी को भी इसका क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने अपनी गलती को मान के ऐसा किया ना। अगर वो स्टबन हो जाते और उनके अंदर ईगो होती, या बीसीसीआई के अंदर ईगो होती कि नहीं आना तो नहीं आओ ना, 15 को मैच खेलो, हम आपको बैन कर देंगे, ये अब उनको भी पता है कि रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होगा, लोग क्रिकेट को भी इंजॉय नहीं करेंगे, वर्ल्ड कप भी फीका पड़ जाएगा। तो उन्होंने अपने बंदे को भेज के कम्युनिकेशन करवाई है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है। और जहां तक पाकिस्तान की बात रही, पाकिस्तान ने पूरा मेरा ख्याल है स्ट्रेटजी बना के, इसलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि पीसीबी को, मोहसिन नकवी साहब को बहुत क्रेडिट जानी चाहिए, उनकी टीम को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने सही टाइम पे फैसले कर रहे हैं। मुश्किल फैसले सही टाइम पे किए जाए तो वो अच्छे लगते हैं, इसमें वो नुकसान भी हो सकता था, मगर अब होगा क्या, होगा ये कि आई थिंक ये जो पावर शेयरिंग है ये होगी और क्रिकेट को नुकसान नहीं होगा अब इंशाल्लाह ताला, और पॉलिटिक्स भी दूर रहेगी। अब होगा क्या कि आप आने वाले वक्तों में सारी टीमें, स्पेशली एशिया की टीमें, आपस में मिलकर खेलते हुए आपको नजर आएंगी बड़ी जल्दी। तो मुश्ताक साहब, अब अगर इन केस पाकिस्तान 15 फरवरी को मैच खेलने पर आमादा हो जाता है, जो निगोसिएशंस अभी चल रही हैं उनके नतीजे में, तो ये फिर जीत किसकी होगी? पाकिस्तान की होगी, आईसीसी के मौक़िफ़ की जीत होगी, या आप जिस तरह से अभी आपने बात की कि खेल पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, ये सियासत अब खेल से दूर हो जाएगी? आई थिंक सबसे पहले तो पीसीबी को इसका क्रेडिट देना चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को, और दूसरी जो जीत होगी वो खेल की होगी, क्रिकेट की होगी। क्योंकि क्रिकेट के जो लोग हैं, मैंने बार बार ये बात कर रहा हूं, जब भी हम इंडियन लोगों से मिलते हैं या पाकिस्तानी लोग इंडियन प्रेस से मिलते हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर ईच अदर। ये तो पॉलिटिक्स ने आके सारी गड़बड़ें की है ना। अब पीसीबी जो है वो बड़ा अच्छे फैसले कर रहा है, कम्युनिकेशन करें, कुछ बातें हमारी मान ले, कहते हैं ना डोंट लूज द वॉर, लूज द बैटल बट डोंट लूज द वॉर, और ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है। अब वो जो भी हुआ 15 को, जो अब पॉजिटिव सीन्स नजर आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का और इंडिया का मैच होने लग रहा है, हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ शर्तें 2-3-4 मान लेंगे, और आईसीसी को पता है कि वो शर्तें इतनी कोई मुश्किल नहीं है। मैं बार बार ये बात करता हूं कि 3-4 दफा मैंने पहले भी बात की थी
कि ये फैसले से कम्युनिकेशन बढ़ेगी, लोगों को पता चल गया, लोगों को अब सही समझ आ गई है कि ये क्रिकेट होती रहेगी, स्पेशली पाकिस्तान, चाहे वो नंबर 8 की या नंबर 7 रैंकिंग में है, मगर पाकिस्तान ब्रांड ऐसा है, उस ब्रांड ने बिकना ही बिकना है और इंडिया के साथ मैच होगा। 60-70% ब्रॉडकास्टर आपका पैसा लगाता है, वही वहां से पैसा सारी मुल्कों को जाता है। अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का रोल भी बड़ा क्लियर हो गया है, उनको भी चाहिए कि आवाजें उठा के सबको कहें लेट्स गो एंड प्ले क्रिकेट, एंड क्रिकेट खेलते रहेंगे, एक दूसरे को एंजॉय करते रहेंगे, तो एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे, इसमें सबकी खैर है। तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की आपने जो अभी जिक्र किया है, क्या वजह है इनकी खामोशी की? ये अभी तक क्यों नहीं इस मामले पर कुछ बोल सके, क्यों गुरेजा हैं? आप जब मोहल्ले में आपके जब कोई बहुत तगड़ा आदमी होता है ना, तो उसके साथ कोई नहीं लड़ता, तो वो फैसले अपनी मर्जी से वो बंदा कर रहा होता है। तो जब एक आदमी मोहल्ले में खड़ा हो जाता है ना, लड़ पड़ता है, तो उसको बाद दूसरों को भी पता चल जाता है यार ये वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा, ये हमें मारेगा ना, मगर अगर स्टैंड करेंगे इसके सामने तो वी विल पुट आवर केस फ्रंट ऑफ हिम। यही हुआ है पाकिस्तान को, इसीलिए मैं बार बार क्रेडिट देना चाहता हूं कि उन्होंने स्टैंड किया, बांग्लादेश ने स्टैंड किया है, उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है। अब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को पता चल गया ये हम पैसों के लिए चुप करके बैठे हुए हैं, रेवेन्यू हमें आ रहा है, हमारी क्रिकेट चल रही है, हमारा सारा सीन चल रहा है, बट दिस इज नॉट फेयर। इसलिए अब ये जो आवाजें दो बांग्लादेश और पाकिस्तान से उठी है ना, इन आवाजों ने दूसरों को भी जगा दिया है। सो द होल स्टोरी इज कि अब कुछ इंशाल्लाह ताला सब लोगों को पता चल गया है कि क्रिकेट होती रहेगी, सब आपस में मिलकर खेलते रहेंगे। दैट इज द ओनली वे टू सर्वाइव। अदरवाइज क्या होगा, अगर पाकिस्तान को बैन कर दे, बांग्लादेश को बैन कर दे, 70% आपका रेवेन्यू बंद हो जाएगा। कौन ब्रॉडकास्टिंग आपको पैसा देगा, कौन खेलेगा क्रिकेट आपके साथ? तो पैसा आपकी एक रिक्वायरमेंट है, जरूरी है। पैसा आता कहां से? अगर उनको ही आप शेयर नहीं करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर वो पहलवान नहीं खेलेगा, तो आपको नुकसान होगा फिर। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में मुश्ताक साहब, बीसीसीआई का किरदार आप क्या देख रहे हैं? राजीव शुक्ला ने तो सारा मामला आईसीसी पर डाल दिया और आईसीसी का किरदार ऑब्वियसली इस वक्त जो है वो मुतनाज़ हो चुका है, क्योंकि वो उसका झुकाव बीसीसीआई की तरफ है। तो इस वक्त बीसीसीआई का आप क्या किरदार देख रहे हैं? आई थिंक बीसीसीआई ऑब्वियसली जनरेट करता है, इंडिया का पैसा, इंडिया पैसा बहुत इंडिया में है ना, तो अब वहां से पैसा उठता है तो वो डिक्टेट करते हैं, अपनी टर्म एंड कंडीशन को डिक्टेट करवाते हैं। मगर हमें तो ये फोकस करना, आईसीसी को ये फोकस करना पड़ेगा, ठीक है वो हमें पैसे देते हैं, मगर यू हैव टू बी, कहते हैं ना जब पावर इंसान के पास आती है ना, पावर मिलती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बढ़ जाती है। ये इवन नासिर हुसैन ने अपनी ट्वीट में कहा था कि अगर आप पावरफुल हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीसी की बढ़ जाती है। वो इंडिया को कहे थैंक यू वेरी मच, आप पैसा जनरेट करते हो तो सबके लिए, मगर पाकिस्तान बांग्लादेश की भी इज्जत वैसी ही है। अब वो आईसीसी ये नहीं करता था, आईसीसी ने ये समझा कि कोई भी नहीं बोलेगा, हम इनको डिक्टेट कर सकेंगे, और पावरफुल आदमी के साथ जब तक आप लड़ते रहते हो ना मिलके, तो जब दो आदमी आपके कमजोर दो आदमी भी खड़े हो जाते हैं, मैं बार बार कहता हूं, तो फिर जो पावरफुल आदमी होता है ना उसको पता चल जाता है कि मैं वीक हो गया हूं। अब यहां से बीसीसीआई को और आईसीसी को यह चाहिए कि सबको इकट्ठे लेके चले, स्पोर्ट्स और क्रिकेट को एक तरफ रखे, पॉलिटिक्स को एक तरफ रखे, और लोगों को जो क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, वो चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेश के हो, उनको एंजॉय करने दें, अपने हीरोज को खेलते हुए देखने देना चाहिए। अगर ये करते रहेंगे, रेवेन्यू भी आएगा, पैसा भी आएगा, खेल का खेल आपको एंजॉय करेंगे फिर आप। ठीक। अच्छा, पाकिस्तान ने ये जो फैसला लिया था बाइकआउट करने के हवाले से, जिस पर अभी बातचीत भी चल रही है, ऑब्वियसली पीएसएल भी एक बहुत बड़ी लीग बन चुकी है और वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ये कितना बड़ा कॉन्फिडेंस था पीसीबी के लिए कि हम उसको जो है वो देख रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं, उसको बिल्डअप भी कर रहे हैं, तो उसकी बुनियाद पर अगर ये फैसला लिया जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी? नहीं, देखिए पीएसएल एक पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है, और ये ब्रांड को मुझे पता है क्योंकि मैं इंटरनेशनली अल्लाह का शुक्र ट्रैवलिंग करता हूं, कोचिंग में भी। अभी मुझे ये जितने भी हमें ओवरसीज क्रिकेटर्स मिलते हैं, इंग्लैंड के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, वो ये एक बात कहते हैं कि पीएसएल में क्रिकेट खेलने का मजा इसलिए आता है कि हर टीम में 4-5 बॉलर जेन्युइन ऐसे होते हैं जो आपको तंग करते हैं। टिम डेविड की मैं मिसाल देता हूं, ऑस्ट्रेलियन टिम डेविड ने रिफ्यूज किया डेब्यू करने से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। उन्होंने कहा जी लेट मी एंजॉय माय क्रिकेट, मुझे अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करने के लिए मुझे 1 साल पीएसएल खेलने दें, क्योंकि पीएसएल में मैं अगर खेल के आया तो मेरी गेम इंप्रूव होगी। यहां तक लोगों की सोच है कि पीएसएल की क्रिकेट कितनी मुश्किल है। हालांकि आईपीएल भी है ऑन साइड, वो भी टूर्नामेंट बहुत अच्छा होता है, मगर पाकिस्तान की पिचें, पाकिस्तान की बॉलिंग, वो जो ओवरसीज इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं। तो पीएसएल का ब्रांड तो बढ़ ही रहा है, वो तो बढ़ता ही जाएगा, आप देखिए, क्योंकि क्रिकेट जहां पे अच्छी हो रही होगी ना, वहां पे लोग देखेंगे, ब्रॉडकास्टर आएंगे। क्रिकेट की क्वालिटी ने पीएसएल ने ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं पीएसएल में जितने भी ओवरसीज प्लेयर आते हैं, मेक श्योर ऐसे आए
जो रिटायर्ड की तरफ ना हो और वैसे वो करंट प्लेयर हो जो आके डिफरेंस क्रिएट करें। तो पाकिस्तान का जो ब्रांड है पीएसएल, उसके सामने रखते हुए पीसीबी को बहुत कॉन्फिडेंस है कि पीएसएल का ब्रांड बढ़ता ही जाएगा। होपफुली इंशाल्लाह इसमें और भी अच्छे प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे आपको। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुश्ताक अहमद साहब साबिक हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर मामले के हवाले से बातचीत कर रहे थे। अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ आलमी मंजरनामे का जिक्र करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। साथ रहिएगा, वापस आते हैं ब्रेक से। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की अगर कुछ बात करें तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात एक बार फिर से आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं। तेहरान ने यह वाज़ेह किया है कि उसके यूरेनियम अफसूदगी के हक़ को तस्लीम किए बगैर कोई मुआहदा मुमकिन नहीं है। ओमान में होने वाले हालिया मुज़ाकरात के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दो टोक अल्फाज में ये कहा है कि ईरान सिफर अफसूदगी के मुतालबे को कभी कबूल नहीं करेगा। ये सिफारती कोशिशें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब मशरिक़ वस्ता में अमरीकी बहरे बेड़ी की मौजूदगी ने तनाव को बढ़ा रखा है। अब्बास अराग़ची ये भी कहते हैं कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है और इसे जौहरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मस्कत में मुज़ाकरात के बाद कहा है कि वाशिंगटन की ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है। ताहम उन्होंने साथ ही खबरदार भी कर दिया है कि अगर तेहरान ने मुआहदा ना किया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। अमरीकी वफ़द की क़यादत मशरिक़ वस्ता में खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर कर रहे थे, जबकि पहली बार अमरीकी सेंट्रल कमान के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर भी मुज़ाकराती अमल में शामिल हुए हैं। इसी तमाम तर मंजरनामे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर दिफाई एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जो एक बार फिर से बातचीत शुरू हुई है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इससे? क्या कुछ पॉजिटिव आउटकम हो सकता है? ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाते हुए किस हद तक आपको दिखाई दे रहे हैं? बात ये है कि आपको दो सॉवरन मुल्क जब बैठते हैं तो आपको बराबरी से बात करनी चाहिए और फिर बाद आपको तो कैसे मुज़ाकरात कामयाब हो गए। अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक 3.5 या 2.5 लेवल तक परसेंट का आप यूरेनियम को एनरिच कर सकते हैं, ये अलाउ है, तो व्हाई डोंट यू अलाउ ईरान टू डू इट? अगर इससे ज्यादा है और वो भी सेफ गार्ड अगर वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, तो देन नथिंग टू वरी। अब अगर आप ये कहेंगे वो बिल्कुल 0% करेंगे, राइट है एनर्जी के लिए, मेडिकल के लिए, दे नीड टू हैव दिस वन, ये एनर्जी आपको चाहिए, वो आपने कहा जी वो हम नहीं करने देंगे। देन आपके सेकंड आप ये कहते हैं कि जी वो अपने मिसाइल्स टेक्नोलॉजी को कट शॉर्ट करे, रेंज कम करे हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स का। दैट मीन अगर वो कम कर दे तो दैट मीन तो ईरान इजराइल के रहमो करम पर हो जाएगा, जो मर्जी इजराइल जिसको चाहे आके अटैक करे और उसको तबाह बर्बाद कर करे। तो आप रीजनेबल वो बातें करें जो पॉसिबल हो सकती हैं। अब आप रिजीम चेंज करना चाहते हैं, वो वहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजीम है, रेजिलिएंट कौम है, उन्होंने वो भी नहीं होने दिया। सो आप वो बात करें जो आप रीजनेबल है। नंबर वन, आज तो उनकी स्पिरिचुअल लीडर ने कहा कि जी हम बिल्कुल इस्लाम में भी इजाजत नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब की, जहाँ पर एक पूरी एक ह्यूमैनिटी तबाह के रह जाए तो हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ठीक है, देन यू कुड गो सेंड योर टीम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जाएं चेक करें, इंस्पेक्ट करें और अपनी रिपोर्ट दे दें, यहाँ खत्म। लेकिन अगर आप ये कहें एक मुल्क को जी आप अपनी मिसाइल को की रेंज को कम करें, मेरा नहीं ख्याल कि इसके मुकाबले बात हो सकती है। और हो सकता है कि अमेरिकन भी इस बात को एक्सेप्ट करें कि ठीक है कोई एक लेवल पे यूरेनियम को एनरिच करने दे, वो भी अंडर सेफ गार्ड्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, और ये आपको कहें ठीक है जी ये आप रख सकते हैं, लेकिन साथ ऐसा मुआहदा कर लें कि ईरान विल नॉट फर्स्ट अटैक इजराइल एंड लाइक इजराइल ऑल्सो से कि वी विल आल्सो अटैक, कहीं काम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करें ना। अदरवाइज अगर आप ये सब कुछ ईरान से कंट्रोल कर लें और आप इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन जाए, उसका कौन जिम्मेदार है? क्या अमेरिका ये कहता है फिर इजराइल भी अपने तरफ करे, जो उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए वो भी नहीं कर सकता। सो इट हैज टू बी रीजनेबल। अगर होगा तो ईरान इज विलिंग टू सिट डाउन एंड वर्क आउट अ प्रॉपर एक एजेंडे पे बात करके हल निकाल लिया जाए, वो हो जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। बट अगर आप एक साइड करेंगे टोटल एक को ही सब कुछ दिया जाए और दूसरा बिल्कुल ही जीरो कर दी, तो मेरे ख्याल में इस तरीके से कामयाब नहीं। अच्छा सर, अभी आपने जिक्र किया रजीम चेंज के हवाले से, ये मामला उस वक्त भी सामने आया था जब ईरान में मुजाहिरे चल रहे थे और फिर ये बातें आना शुरू हुई कि रजीम चेंज अमेरिका यहाँ पर चाहता है।
अली ख़ामनेई के हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार अमेरिका ने किया, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुख्तलिफ़ प्रेस टॉक्स में जो है वो किया। तो अगर इस तरह का कोई मुतालबा अब दोबारा से अमेरिका की जानिब से सामने आता है, तो आप समझते हैं कि ईरान की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी और फिर एक नया डेडलॉक पैदा होगा? देखिए, यू कैन नॉट हैव एन आस्क कंट्री कि आप अपने मुल्क के रिजीम चेंज करें। यू हैव नो राइट टू इंटरफेयर इन अ सॉवरेन कंट्री जो कि बहुत रेजिलिएंट है। देखें, ईरान जो है ना, वो ना इराक है, ना लीबिया है, ना सीरिया है। वो दे बहुत मजबूत मुल्क है, बड़े ही रेजिलिएंट कौम, उन्होंने करके दिखाया इजराइल के खिलाफ, और इजराइल ने खुद कहा कि जंगबंदी के लिए। तो इसलिए हम ये बात करते हैं कि आप वो बात करें जो पॉसिबल है। अगर आप अगर खुद ब खुद अंदर रिजीम चेंज होती है, अवाम चेंज करते हैं, डिफरेंट थिंग, बिल्कुल ठीक है, दैट इज पॉसिबल। बट अगर आप ये करें कि इधर से आप आते और अटैक करते और उधर से रिजीम चेंज हो जाती, दैट वुड हैव बीन वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन। और वो पाकिस्तान के लिए सीरियस होती कि देखें, पाकिस्तान के लिए बड़े खतरनाक बादले मंडला रहे होते। इधर ईरान सपोर्टिंग रिजीम आ जाती है ईरान के अंदर, इजराइल सपोर्टिंग टीम, इधर इंडिया बैठा हुआ है ईस्ट में, साथ तालिबान बैठे, तो पाकिस्तान में एनसर्कल वेरी सीरियसली। इसलिए पाकिस्तान ने बैकडोर डिप्लोमेसी से भी हर जगह पर, हर मौके पर खुल्ला हमने ईरान को सपोर्ट किया, और ईरान इस बात को एक्नॉलेज भी करता है, और इसलिए उनकी सामने में नारे लगाए गए कि तशक्कुर पाकिस्तान। तो इसलिए पाकिस्तान हैज प्लेड अ वेरी गुड मेजर अलॉन्ग विद 2-3 और मुस्लिम। आई एम श्योर के तुर्किया भी होगा, सऊदी अरब भी होगा, सबने मिलके इसको काफी हद तक कंट्रोल किया, बट फाइंड अब वो सोल्यूशन जो पॉसिबल हो सके। अगर आप एक मुल्क को कहें कि दीवार से लगा दो और एक मुल्क को खुल्लम छुट्टी दे दो, ऐसे तो नो कंट्री विल एग्री। ईरान इस बात पे कभी एग्री नहीं होगा। डेफिनेटली बराबरी की बुनियाद पर जो है वो मामला चलने चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मशरिक़ वस्ता के मिडल ईस्ट के हवाले से जब भी बातचीत की बात होती है, मुज़ाकरात की बात, स्टीव विटकोफ का किरदार हम देखते हैं, जारेड कुशनर जो है गजा जंगबंदी के हवाले से जब मुज़ाकरात हुए थे उसमें शामिल थे। अभी ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं मस्कत में, इसमें अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर भी शामिल है। ये किस हद तक सिग्निफिकेंट आपको लगता है? देखिए, उनकी एफिलिएशन हमें सबको पता है कि इजराइल के साथ कैसी है, क्या है, और आपको अगर बेहतर ये होता है कि आप न्यूट्रल ऐसे लोग बोलें जो कंट्रोवर्शियल ना हो, ताकि मुज़ाकरात को आसानी होती है, जो मीडिएटर्स होते हैं उनके लिए भी आसानी होती है। अगर आपको पता है कि एक की एफिलिएशन क्या है, अभी भी देखें ना, अमेरिकन आर टोटली अलाइंड विद इजराइल, और इजराइल इज अ बेनिफिशियल। इजराइल एक किस्म, आई वुड से, अ प्रॉक्सी ऑफ अमेरिकन्स। इजराइल को आप हर लिहाज से वो सपोर्ट कर रहे हैं। पैलेस्टाइन में देख लें क्या कुछ किया है। पैलेस्टाइन में अमेरिका कहता है जी 3,000 लोग ईरान में मारे गए हैं ये दरमियान में अनरेस्ट के अंदर। तो व्हाट अबाउट दोज जो 70-80 हज़ार पैलेस्टीनियन मारे गए हैं गजा के अंदर, इनोसेंट अनआर्म्ड, जो आपने मारे, भूख से मार दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया। उस वक्त तो आपको कोई ख्याल नहीं है, किसी को ख्याल है कि जी ये भी बहुत जुल्म, ये भी इंसान है, ये भी ह्यूमन बीइंग है, इनके साथ जुल्म हो रहा है, नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट। अभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं, सो आप रीजनेबल रहे। और अभी इवन देन अगर उनके सारे लोग आ भी गए हैं तो ठीक, देन ही शुड बी वेरी फोकस्ड कि मैंने कैसे चलना है और हमने क्या हदफ है, हमारे क्या हदफ है जो हमने इसको लेके चलना है। अगर हम वो चीजें देखें तो फिर पॉसिबल हो सकता है। ईरान ऑल्सो वांट्स कि हमारे नेगोशिएशन कामयाब हो जाएं। वो भी एक तंग है, वो जी डजंट वांट इंडिया कि जी मेरा मुल्क तबाह हो जाए और मेरी अवाम को नुकसान हो और फिर रिजीम भी चेंज हो जाए और उसके बाद यहाँ पर आगे ऑयल और मिसाइल के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। दैट्स व्हाट दे वांट। तो ये सारी चीजें हमने देखनी है इस तरीके से। तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त बहुत ही जरूरत है, पूरी दुनिया की नजरें हैं। आई विश कि इसमें पाकिस्तान, तुर्की, कतर और सऊदी अरब दे प्ले ए मेजर रोल कि ऐसी सिचुएशन हो जिसमें विन विन सिचुएशन हो। और ईरान को, हाँ ठीक है, न्यूक्लियर के लिए अगर आप जो टर्म्स एंड कंडीशन लगाते हैं लगा लें, इस पे ईरान मान भी जाएगा, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ये मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर, मिसाइल के रेंज के ऊपर। आई डोंट थिंक ईरान एवर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। ब्रिगेडियर साहब, ये जो आपने डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज़ के किरदार के हवाले से बात की है, पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया था कि जो ईरान पर हमला होगा, और बड़ा शद्दोमद के साथ वो इस चीज़ को बार बार अनाउंस भी करते थे, उसके बाद फिर उन्होंने अपने फैसले से यू टर्न लिया। बताया गया कि सऊदी अरब का और यूएई का बड़ा अहम किरदार था और उन्होंने ये कहा कि ईरान को एक मौका दिया जाए।
अभी ये जो मिडल ईस्ट के दीगर कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब हो गए या यूएई हो गए, इन बातचीत में, इन मुज़ाकरात में कोई किरदार आप देख रहे हैं इनका? देखिए, इनका किरदार बैकडोर होगा। उन्होंने पहले तो कहा था कि अमेरिका ने कि पाकिस्तान है, तुर्किया है, सऊदी अरब है, लेकिन देन ईरान आई थिंक रिजेक्टेड। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्किया में नाउ ओमान भी हो जाए, तो अमेरिकन एग्रीड, नो इशू। लेकिन बैकडोर तो अवेलेबल है और दे मस्ट बी गेटिंग ऑल इन्फॉर्मेशन, और ये आपस में राब्ते में भी होंगे और कहीं ना कहीं मुआवनत कर भी रहे होंगे, अमेरिकन की भी और इसराइल की भी, और ये होना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, कम्युनिकेशन गैप है क्योंकि दोनों मुल्कों में। तो अब मेडिएशन कर रहे ओमान, लेकिन साथ ये ममालिक भी कहीं ना कहीं अपनी इनपुट जरूर दे रहे होंगे टू फाइंड अ सोल्यूशन। पाकिस्तान के लिए बहुत ही जरूरी है कि ईरान और अमेरिका का कहीं ना कहीं किसी तरीके से मुआहदा हो जाए, ताकि ईरान रिमेन अ बफर जोन। ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए कि ईरान एक फ्रेंडली मुल्क हमारे नेबर्स में हो, वरना एक साइड पे ईस्ट पे इंडिया है और दूसरी साइड पे आप वेस्ट में देख लें अफगान तालिबान तैयार हो गए। जहाँ पर ईरान इसराइल सपोर्टिंग गवर्नमेंट आ जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। इसलिए आई एम श्योर कि इसके लिए बहुत हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है और की जा रही है और होनी भी चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इन कोशिशों में पाकिस्तान का आप क्या किरदार देख रहे हैं या मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? क्योंकि एक तो बरादर हमारा इस्लामी मुल्क है ईरान, और डेफिनेटली हमारा हमसाया है। अमेरिका के साथ अपेरेंटली हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात इस वक्त जो है वो चल रहे हैं, तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन हो सकती है इस सारे सिनेरियो में? देखिए, पाकिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी पॉजिटिव रोल एंड इट इज गोइंग टू, आई एम श्योर कि वो ईरान के बिहाफ पे भी बात कर रहा होगा, अमेरिकन को भी समझा रहे होंगे कि अगर आप आते हैं इस रीजन में इसके फॉलोअप्स क्या होंगे, व्हाट इफेक्ट इट इज गोइंग टू क्रिएट। कि अगर ईरान को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो इसके बाद ईरान विल गो फॉर इसराइल, इसराइल को क्या नुकसान होगा, उसके बाद बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को क्या प्रॉब्लम होगी, क्रैश इब्राहिम अकॉर्ड आपका खत्म हो जाएगा। इससे सऊदी अरब ने बड़ा क्लियर कहा है कि हम किसी हालत में इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक पैलेस्टाइन इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट नेशन और 1967 के इलाके उनको वापस किए जाते हैं। बड़ी क्लियर उनका स्टांस, जो पाकिस्तान का भी ये स्टांस है। और अगर इन चीज़ों में अगर आप लड़ाई करते हो तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और फिर उसके बाद ये तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने अमेरिका को कहा जी कि यू कैन नॉट यूज आवर एयर स्पेस, वी विल नॉट अलाउ यू टू गो फॉर दिस। बट आई विश के इससे पहले इन दिनों में अगर ओआईसी का और अरब ममालिक का एक इजलास हो जाता और वहां पर बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आती है तमाम अरब और इस्लामिक ममालिक की तरफ से अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए कि जी डोंट गो फॉर वॉर, इट इज नॉट गुड। और अगर इसराइल ऐसी बात हरकत करता है तो उसके लिए हमारे पास क्या नॉन काइनेटिक ऑप्शन क्या होंगे? काइनेटिक तो नहीं कर सकते, कम से कम आप ये कर सकते हैं कि आप कहते हैं हम इसराइल की कमर्शियल फ्लाइट को अपने अरब एरिया से नहीं जाने देंगे। सही। हम अपना अकॉर्ड जो है वो हम सस्पेंड कर देंगे। ठीक। हम ट्रेड नहीं करेंगे इसराइल के साथ। तो ये मुख्तसरन मैं ये जानना चाहूँगा कि मुज़ाकरात की संजीदगी का अंदाज़ा हमेशा इस चीज़ से लगाया जाता है कि फ़रीक़ैन की जानिब से CBMs क्या लिए जा रहे हैं ताकि एक दूसरे के कॉन्फिडेंस को जो है वो बिल्डअप किया जा सके। अभी एक जानिब मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि बहरी बेड़ा रवां दवां है, बहुत जल्द वहाँ पर पहुँच जाएगा। इस तरह का दबाव, ये दबाव बढ़ाने की कोशिश है आपके ख्याल में, या ये मुज़ाकरात पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है? देखिए, उन्होंने पूरी कोशिश की ना, प्रेशर, उन्होंने पूरा बहरी बेड़ा मूव कर लिया। उसके बाद उन्होंने जो एयर रिफिलिंग के लिए टैंक जो जहाज वो मंगा लिए। उसके बाद अब्राहम लिंकन आ गया, दूसरा ट्रूमैन आ गया, उसके बाद नजदीक सारे आ गए। तो काफी ज्यादा उन्होंने प्रेशर तो डाला है। प्रेशर इसलिए डाला है कि ये करने के बाद वैन वॉर सिचुएशन क्रिएट कर ली और फिर बैकडोर चैनल से डिस्कशन हुई तो फिर दैट मीन कि ईरान इज अंडर प्रेशर। बट अंडर प्रेशर आने का मतलब ये है कि दे कैन गिव वो कंसेशन जो पॉसिबल हो। सही। अगर वो कंसेशन जो आप दें और उससे आपका मुल्क हमेशा के लिए बैठ जाए या वो आप उसके बाद टोटल वो कंट्रोल में चल जाए इसराइल की, अगर आप कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल हमारी रेंज हम इतनी कम कर देंगे और वो आइए आके चेक करे, तो देन व्हाट इज लेफ्ट ईरान? ईरान इज सिटिंग डक जो कांट डू एनीथिंग। सही। इसलिए ये चीज, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। अब देखना ये है कि कितना ज्यादा ईरान इसे ब्रेक करता है या नहीं करता। बट आई थिंक दे वेरी रेजिलिएंट कौम है, इसको दे विल सस्टेन द प्रेशर। सही। चले, उम्मीद करते हैं कि ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हों, क्योंकि खित्ते के लिए बेहद ज़रूरी। और ये जो इस्लामी ममालिक हैं इनका क्या किरदार हो सकता है ये भी हम आने वाले दिनों में देखेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस बारे में इज़हार ख्याल कर रहे थे।
खित्ते के हवाले से अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के इलेक्शंस होने के लिए जा रहे हैं, वो किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं और जो ताकत का तवाज़ुन है वो किस हद तक जो है वो उस पर असरअंदाज ये होकर सामने आएगा, इस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन था। ये इंतखाबात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब ढाका में सियासी फ़ज़ा, खारजा पॉलिसी और अवामी जज्बात तीनों एक बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रहे हैं। अगस्त 2024 में तलबा की क़यादत में चलने वाली तहरीक के बाद ये पहले आम इंतखाबात है जिसने 15 बरस से इक़्तिदार में मौजूद शेख हसीना की आमराना हुकूमत का खात्मा किया। बांग्लादेश और भारत के दरमियान शेख हसीना की हवालगी के मामले पर हालात कशीदा हुए तो बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तेजी से बेहतर करना शुरू किया। अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक अबूरी हुकूमत और मुमकिना नई क़यादत चीन और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान की जानिब झुकाव रखती है। बांग्लादेशी हुकूमत के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनस का पहला सरकारी दौरा चीन का था, जिसे बांग्लादेश की पॉलिसी में तब्दीली का वाज़े इजहार तस्वुर किया गया, जबकि पाकिस्तान के साथ एक दहाई से भी ज़्यादा अरसे के बाद बराह रास्त परवाज़ों की बहाली ने भी बांग्लादेश की खारजा तरजीहात में तब्दीली को वाज़े किया है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती राबते अगरचे भी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता नहीं हुए, मगर हालात उस वक्त शदीद बिगड़ गए जब बांग्लादेशी क्रिकेटर को हिंदू इंतहा पसंदों के एहतजाज के बाद IPL से निकाल दिया गया, जिसके बाद बांग्लादेश ने भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, जिसने कशीदगी को खेल के मैदान से सियासत के मरकज तक पहुंचा दिया है। इन तब्दील होते हुए हालात के नौजवानों पर भी असरात सामने आए हैं। ढाका यूनिवर्सिटी की दीवारों पर दर्ज नारे दिल्ली नहीं ढाका बांग्लादेश की नौजवान नस्ल के बदलते हुए शऊर की नुमाइंदगी करते हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी बांग्लादेश से इमरान मौजूद हैं। माहिद, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताइएगा, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि 12 फरवरी को इंतखाबात होने के लिए जा रहे हैं और ऑब्वियसली जो तलबा तहरीक के बाद ये फर्स्ट इलेक्शंस हैं तो इसमें जोशो खरोश भी तलबा का बेहद ज़्यादा होगा, आवाम का भी ऑब्वियसली होगा। कैसा माहौल है सियासी जमातों की जानिब से, क्या सरगर्मियाँ इस वक्त जारी हैं ओवरऑल, ज़रा पहले हमें ये बताइएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड इवनिंग। मुझे ये मेरे लिए बहुत, आई एम रियली फीलिंग ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड। देखिए, आपने जो पूछा, जो हमारा यहाँ हो रहा है, यह एक फेस्टिव मूड होना चाहिए, मगर असल में वो उतनी नहीं है, हमारा पास इतनी इंथुसियाज्म नहीं है जो होना चाहिए था। अच्छा। अभी भी यहाँ हमारा अंदर एक दिल में खौफ बैठा है, कब कहाँ से कुछ हो जाए। और एक चीज, सब ठीक चल रहा था, मगर 2 महीने पहले जब 1.5 महीने पहले जब हादी का कत्ल हुआ, ये एक ही इंसिडेंट सारे के सारे इक्वेशन को चेंज कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो भी इससे भी बदतर हो गई जब यहाँ हमारा 2 इंस्टीट्यूशन थे, क्या कहूँ कि कल्चरल इंस्टीट्यूशन थे, वहाँ तोड़फोड़ हुई, वहाँ वेंडलाइजिंग हुई। और यहाँ डेली स्टार और प्रोथोमाल, वो एक सिस्टर कंसर्न है डेली स्टार के ग्रुप के, वहाँ जब वेंडलाइजिंग आग लगा दी, इसके बाद हमारा आम लोगों के अंदर एक खौफ है और ये खौफ से ही हम जी रहे हैं। जहाँ कैंपेन हो रहा है, ये BNP जो है, अवामी लीग के सिवा बहुत सारे जितनी सारे पार्टियां हैं वह, मगर यह जो होना चाहिए था पिछले दिन 10 साल पहले या 2018 बताइए कि 2 साल पहले भी एक फेस्टिव मूड था जब हम वहाँ हमने ये प्री डिसाइड किया अवामी लीग थी, अवामी लीग आएगा। यहाँ इस वक्त ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, कौन आने वाला है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। मगर जो अहम बात है, तो 2 पार्टियां आ रहा है, BNP और जमात, ये दोनों ही बहुत ही कॉम्पिटेंट पोजीशन में है। मगर एक चीज, जो BNP के नाम पे जो बहुत सारे वेंडलाइजिंग, बहुत सारे जो कहोगे हफ्ताबाजी, तोला हम यहाँ चंदाबाजी कहते हैं, ये जब हुई है, इस चीज ये क्या कर रही है, हमारा आम इंसान के दिल में एक क्या खौफ और एक नफरत के पैदा कर रही है ये BNP की वजह। मगर जमात इस्लामी वो जो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, ये खरगोश या टॉर्टोइज या कच्छप, ये क्या कछुए, अब जो क्या है मुझे पता नहीं, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप और स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली मूव कर रहा है, वो है जमात इस्लामी। मगर एक चीज है, दूसरी तरफ से कह रहे हैं, जो लोग इस्लामिक वेब के थिंकिंग करता है, वो लोग कहते हैं कि हाँ, जमात को वोट दो, क्योंकि ये लोग
मुसलमान है और दिल से अच्छा है और ये लोग अच्छे दिन लाएगा। सो अभी भी हम कह नहीं रह सकते कि क्या होने वाला है। अच्छा माहिद, ये बताइएगा कि बीएनपी के हवाले से जिस तरह से भी आपने जिक्र किया, ऑब्वियसली बहुत से रिजर्वेशंस हैं जो यहाँ पर एहतजाज हुआ या यहाँ पर जो तोड़ फोड़ हुई उसमें ऐसे कुछ सियासी मुलव्विस थे जिनका ताल्लुक बीएनपी से बताया गया। उसके बाद जो यूथ है, जो नौजवान नस्ल है, वो क्या सोच रही है इन सियासी जमात स्पेशली बीएनपी को लेकर? देखिए, एक चीज है कि अगर हमारा यहाँ एक माइंड फ्रेम है, जैसे आपको पाकिस्तान की तरह, या फिर यहाँ मुस्लिम लीग आएगा या पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मगर एक कुछ साल पहले इमरान खान ने एक बहुत ही खास चीज लाई, उसका गवर्नमेंट, मगर वो भी गिर गई और अगेन मुस्लिम लीग इज इन पावर इन पाकिस्तान। सो यहाँ हमारा माइंड फ्रेम ऐसी है, या फिर अवामी लीग आएगा या अवामी लीग के ऑल्टरनेटिव है कौन है, बीएनपी है। बीएनपी, ठीक है। इसके बाहर हमारा माइंड फ्रेम काम नहीं करते, ये एक ग्राउंड के सच्चाई है। मगर इस और जो नौजवान आया है, हम उससे बहुत हमारा एक्सपेक्टेशन है स्काई हाई। उन लोगों ने ये कहा कि हम संस्कार लाए हैं, हम रिफॉर्मेशन करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे प्रॉमिसेस की, मगर हम ऐसे ही डिस्गस्टेड हुई कि वो उसे ही कम कर रही है जो पिछले अवामी लीग या छात्रों लीग या जुबो लीग, जो अवामी लीग और इसको सिस्टर कंसर्न और उसके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो थे वो नहीं है, वो उन लोगों का कहना है, मगर उसको एक्टिविटीज कुछ खास नहीं थे। उन्होंने ऐसे ही भ्रष्टाचार की थी जो पिछले अवामी लीग ने की थी। सो इसीलिए हम लोग भी उनसे उतनी एक्साइटेड भी नहीं है, हम उससे एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर रहे। ठीक, जो लोग आए, और ये एक खास चीज है जो स्टूडेंट बॉडीज, अब मैं डाक्सू क्या कहूँ, स्टूडेंट यूनियंस थे, ढाका यूनिवर्सिटी, जहांगीरनगर, चिटगोंग यूनिवर्सिटी, सारे के सारे यूनिवर्सिटी में जमात सपोर्टेड जो स्टूडेंट बॉडीज थे, उनके बहुत बड़ा विक्ट्री। और ये एनसीपी वालों ने क्या किया, और दूसरी और लेफ्ट इसके पीछे जो मैं क्या हो, पिछले सालों में स्टूडेंट बॉडीज में स्टूडेंट यूनियन जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक सिस्टर कंसर्न है, जो लेफ्ट क्या कहूँ, लेफ्ट आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों को विक्ट्री होती थी। मगर इस वक्त जो हुआ वो जमात सपोर्टेड स्टूडेंट बॉडीज ने भी यहाँ जीत थी। अच्छा माहिद, जिस तरह से भी आपने बताया कि टू पार्टी सिस्टम यहाँ पर, या तो अवामी लीग या सेकंड ऑप्शन बीएनपी, अब उसके बाद जमात की बारी आती है, लेकिन जमात के हवाले से भी ऑब्वियसली बहुत से सवालात हैं और बहुत से रिजर्वेशंस हैं लोगों के जहनों में। हादी उस्मान का जब कत्ल हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि यूथ बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, उन्होंने इस चीज़ का इजहार भी किया और बहुत वो प्रोमिनेंट कैंडिडेट थे इन इंतखाबात के लिए। लेकिन उस कत्ल के बाद अब जो यूथ है वो क्या सोच रही है, और जो एक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद नौजवान नस्ल या जो यंग जनरेशन है उनकी जानिब से इस तरह की एक सियासी क़यादत हमें सामने देखने को मिलेगी, एक थर्ड या एक बड़ी ऑप्शन हो सकती है बंगाली अवाम के लिए, तो उसके बारे में अब क्या कहा जा रहा है? देखिए, उस्मान हादी जो थे, मैं एक चीज कहूंगा, वो एक नादान, वे अच्छे इंसान थे, मगर वो मीडिया के सामने कुछ ज्यादा शो ऑफ कर रहे थे। और एक चीज, उससे सबसे ज्यादा डर उसके ही दोस्तों से उसे जलते थे। और एक चीज है, किसने उसे मारा अभी भी ये क्लियर नहीं है। उसके बाद जो है, हाँ, यहाँ बहुत लोगों का गुस्सा है, मैं भी बहुत निराश हुई कि इसको मरने से क्या फायदा। जरूर कि कुछ लोग का तो फायदा हुआ है, मगर उसके मरने के बाद जो थे, जो हमारा यहाँ एक हार्मनी थे, यहाँ ये अच्छी एक चीज होने वाला है। मगर इसके बाद जो मैं एक चीज बताऊंगा, जिसने उसने कत्ल की या फिर उसको पर वार की, उसका मेन इंटेंशन था यहाँ एक रेन ऑफ टेरर और एक हम लोगों को भड़काने और डराने के एक अटेम्प्ट लेना। और इसे भी माहौल को जो एक कॉम्प्लिकेटेड एक सिनेरियो होगा, उस सिनेरियो से उन लोगों का फायदा हो सकता है। और ये कौन है वो तो मुझे पता नहीं, मगर इसके बाद जो हुआ, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है, कुछ लोग कह रहे हैं उसका खुद कोई लोग ने उसे मारा। मगर इसके लिए इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अनप्रेडिक्ट जो सिचुएशन हो जा रहा है,
होगा वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ा रहा है, जो एस्केलेट कर रहा है। और एक चीज मैं कहूंगा कि हादी के मरने के बाद कुछ लोग कहा कि उसे हिंदुस्तान ने मरवाया से, हिंदुस्तान की मीडिया कहा कि उसको हमारा ही गवर्नमेंट को मारा है। और सो यू जस्ट कैन नॉट से इन लोग ये काम किसने की। सही। अच्छा माहिद, अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस की बात करें तो वो तारीख के बहुत लोएस्ट लेवल पर हैं इस वक्त। पहले तो सिर्फ सियासी मैदान में था, जब मुस्तफ़ीज़ वाला एपिसोड हुआ तो उसके बाद ऑब्वियसली खेल के मैदान में और भी जो कशीदगी थी वो बढ़ी, और ये तमाम तर चीज़ें मिलकर अब एक नई सूरत में सामने आ चुकी हैं। तो अब जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे? स्पेशली अगर हम मोहम्मद यूनुस साहब की बात करें तो उन्होंने चीन का दौरा किया, पाकिस्तान के साथ काफ़ी हद तक रिलेशंस जो है वो बहुत बेहतर हो गए, फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ। तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इन तमाम तर फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज को लेकर? देखिए, हमारा फॉरेन पॉलिसी जो है, जो 1972 जब शेख मुजीबुर रहमान हमारा प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक चीज कहा वो मुझे अभी भी बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा फ्रेंडशिप टू एवरीवन एंड हॉस्टाइलिटी टू नन। किसी के साथ दुश्मनी नहीं, मगर सबके साथ हमारा दोस्ती होने वाला है। सो उस वक्त चाइना बांग्लादेश के खिलाफ थी, चाइना के साथ दोस्ती की, मगर वो 75 ऑनवर्ड। पाकिस्तान के साथ ये देखिए, शेख मुजीब के रेजिम में भी उन्होंने पहले गई थी अल्जीयर्स में, वहां भुट्टो के साथ मीटिंग हुई, और इसके बाद भुट्टो ने ढाका आई, उसके बाद ओआईसी में ज्वाइन की। सो उससे भी क्या कहूं, उससे भी जो टेंशन है वो नॉर्मलाइज हुई। और एक चीज कहूंगा कि पाकिस्तान जैसे हमारा यहाँ बांग्लादेश की ज्योग्राफी अगर देखें तो सारे से सारे 3 दिख से हम घिरे हैं हिंदुस्तान से। मगर आप लोगों के एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज है कि आपको एक साइड में ही है, मगर दूसरे साइड में बहुत सारे मुल्क है, अफगानिस्तान है, ईरान है और अदर कंट्रीज है। यहाँ हमारा लिए कुछ डिसीजन लेना ये इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आप लोगों के पास है। यहाँ हिंदुस्तान के इन्फ्लुएंस थे, है और रहेगा, मगर इन्फ्लुएंस के बावजूद हमारा भी कुछ शख्सियत है, हमारा भी कुछ यूनिकनेस है। और उन्होंने जो क्रिकेट में जो की, इसे क्या कहूँ, लॉन्ग टर्न और इन द लॉन्ग रन उन लोगों की सफरिंग हो गई। और इसके बाद पाकिस्तान में हमारा साथ क्या कहा कि उन लोगों को भी बॉयकॉट की। मगर एक चीज मैं कहूंगा कि स्पोर्ट्स में ये पॉलिटिसाइज करना अच्छी चीज नहीं है। Obviously, और एक चीज मैं कहूंगा कि बांग्लादेश में जो अभी भी हो रहा है, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगा उसका चैलेंज नहीं, वो कहेगा कि हाँ, हम हिंदुस्तान के साथ हर रकम की कोऑपरेशन के लिए हम तैयार हैं। ऑब्वियसली जो ज्योग्राफिकल इशू की आपने बात की है बांग्लादेश को, वो दरपेश है, और डेफिनेटली जो आने वाली गवर्नमेंट है वो इस बारे में सोचने पर मजबूर भी होगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए इन इंतखाबात के बाद वो अपने मुल्क के लिए इस्तेहकाम लेकर आए, अपने मुल्क के लिए खुशहाली लेकर आए। बहुत शुक्रिया। माहिद इमरान हमारे साथ मौजूद है बांग्लादेश से, सीनियर सहाफ़ी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।